हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अंग्रेजों के लिए शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण थी। तो जब अंग्रेज भारत आए तो अपना शासन मजबूत किया, उन्होंने भारतीय समाज और शिक्षा को अपने तरीके से बदलने का प्रयास भी किया। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा देने से वे अधिक सभ्य बनेंगे। उनका उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं था, बल्कि ऐसा वर्ग तैयार करना भी था जो ब्रिटिश प्रशासन के काम में आ सके। ठीक है, फिर आता है कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा के बारे में अंग्रेजों के अलग अलग विचार। तो क्या क्या विचार थे? तो भारतीय शिक्षा को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों में एक मत नहीं था। ठीक है, मुख्य रूप से दो विचारधाराएं थी। पहला आता है प्राच्यवादी। ये लोग भारतीय भाषाओं और प्राचीन ज्ञान का अध्ययन और संरक्षण करना चाहते थे। ठीक है, जो प्राच्यवादी विचारधारा के लोग थे वो भारतीय भाषा और प्राचीन भारतीय ज्ञान का अध्ययन और उनका संरक्षण करना चाहते थे। इनका मानना था कि संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी भाषाओं में महत्वपूर्ण ज्ञान उपलब्ध है। और फिर दूसरे आते हैं अंग्रेजीवादी। अब ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी ज्ञान और पश्चिमी साहित्य और आधुनिक ज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और विलियम जोन्स और प्राच्यवादी विचार। अब ये क्या है? तो विलियम जोन्स एक महत्वपूर्ण प्राच्यवादी विद्वान थे। वे भारत की संस्कृत, प्राचीन कानून, दर्शन, साहित्य, इतिहास, ठीक है, में बहुत रुचि रखते थे। ठीक है, उन्होंने भारतीय भाषाओं और ग्रंथों का अध्ययन किया। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता और ज्ञान को समझने के लिए भारतीय भाषाओं, ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, फिर आते हैं एशियाटिक सोसाइटी। 1774 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्था का उद्देश्य था कि भाषाओं, इतिहास, संस्कृत, साहित्य, कानून, ठीक है, का अध्ययन करना था। जो ये सब जो भी मैंने बताया आपको, जो विषय, उनका अध्ययन करना था इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य। और प्राच्यवादी शिक्षा संस्थाएं। अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने भारतीय भाषाओं और परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए संस्थाएं स्थापित की। ठीक है, जैसे आ गया कलकत्ता मदरसा। 1781 में वॉरेन हॉस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित करवाया। यहाँ अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। और बनारस संस्कृत कॉलेज, 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य संस्कृत और हिंदू कानून की शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, इनका कहने का मतलब ये है कि कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, और कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो यहाँ की जो भाषाएं हैं उनको संरक्षित करना चाहते थे, संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है, तो सब में एक मत नहीं था। फिर आता है कि जेम्स मिल का दृष्टिकोण। तो जेम्स मिल जैसे कुछ ब्रिटिश विचारकों का भारतीय पारंपरिक शिक्षा के प्रति अलग दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान पढ़ाना अधिक उपयोगी होगा। वे भारतीय ज्ञान परंपराओं को उतना महत्व नहीं देते थे जितना प्राच्यवादी विद्वान देते थे। ठीक है, फिर आते हैं अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों का प्रभाव बढ़ा। उनका तर्क था कि पश्चिमी विज्ञान आधुनिक, उनका पश्चिमी जो विज्ञान है वो आधुनिक है। अंग्रेजी सीखने से भारतीयों को यूरोपीय ज्ञान प्राप्त होगा। आधुनिक शिक्षा से समाज में परिवर्तन आएगा और अंग्रेजी प्रशासन के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, फिर आते हैं मैकॉले का दृष्टिकोण। तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा के प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने भारतीय पारंपरिक शिक्षा की आलोचना की और अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया। ठीक है, उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है प्राप्त भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार, अंग्रेजी शिक्षा की उनका विचार यह था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थ का काम करे। जो भारतीय जनता है और ब्रिटिश शासन है, इनके बीच जो है मध्यस्थता का काम करे। ठीक है, फिर आते हैं 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। अब ये क्या था?
तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद सरकारी धन का अधिक उपयोग अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी साहित्य की शिक्षा के लिए होने लगा। ठीक है, इससे पारंपरिक शिक्षा संस्थानों की स्थिति कमजोर हुई। फिर आते हैं वुड्स डिस्पैच, अभी 1854, अब ये क्या थे, 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच जारी किया गया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसमें शिक्षा के विस्तार के लिए कई सुझाव दिए गए। प्राथमिक शिक्षा विस्तार, माध्यमिक शिक्षा विस्तार और उच्च शिक्षा की व्यवस्था, मतलब और विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षकों के प्रशिक्षण का मतलब ध्यान। फिर आता है विश्वविद्यालयों की स्थापना। वुड्स डिस्पैच के बाद 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इन विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करना था। ठीक है, फिर आते हैं परंपरागत शिक्षा की स्थिति। तो ब्रिटिश शासन से पहले भारत में अनेक प्रकार की स्थानीय शिक्षा संस्थाएं थी, जैसे पाठशालाएं, मदरसे, मकतब। ठीक है, इसमें स्थानीय समुदायों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कई जगह विद्यार्थी स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर आता है पाठशालाओं में बदलाव। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्थानीय पाठशालाओं को अपने नियमों के अनुसार चलाने का प्रयास किया। उन्होंने नियमित कक्षाएं, निश्चित समय सारणी, निश्चित पाठ्यक्रम, परीक्षा और उपस्थिति जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया, लेकिन पारंपरिक पाठशालाओं में अक्सर शिक्षा का तरीका अधिक लचीला होता था। फिर आते हैं गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के आलोचक थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वे ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें हाथ से काम करना, ठीक है, कारीगरी, व्यवहारिक ज्ञान, स्थानीय भाषा, ठीक है, आत्मनिर्भरता को महत्व दिया जाए। ठीक है, फिर आते हैं गांधी जी की मातृभाषा पर जोर। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं उनके अनुसार अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का आधार बनाने से भारतीय बच्चे अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी का ऐसा मानना था। कहते हैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। गांधी जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें काम और शिक्षा साथ साथ हों। उनका विचार था कि बच्चों को हस्तकला, खेती, बुनाई, अन्य व्यवहारिक कार्य के माध्यम से भी सीखने का अवसर मिलना चाहिए। उनका उद्देश्य बच्चों को केवल नौकरी के लिए तैयार करना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाना था। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के आलोचक थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। उनका मानना था कि बच्चों को प्रकृति के बीच स्वतंत्र वातावरण में रचनात्मक तरीके से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, फिर आता है शांति निकेतन। तो टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय शुरू किया। उनका विश्वास था कि शिक्षा को प्रकृति और रचनात्मकता से जोड़ना चाहिए और शांति निकेतन में बच्चों को कला, संगीत, साहित्य, प्रकृति, विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराया जाता था। फिर आता है गांधी जी और टैगोर में अंतर। तो दोनों ब्रिटिश व्यवस्था की आलोचना करते थे, लेकिन उनके दृष्टिकोणों में कुछ अंतर था। गांधी जी का मुख्य जोर जो था मातृभाषा, हस्तकला, श्रम और आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा, ठीक है, इन सब पर जोर था। वहीं अगर हम टैगोर की बात करें तो टैगोर मुख्य जोर उनका किस पर था? प्रकृति, स्वतंत्र सोच, रचनात्मकता, कला, संगीत, साहित्य, विश्व संस्कृति, इन सब पर ज्यादा जोर टैगोर का था। फिर आते हैं शिक्षा और राष्ट्रवाद। तो समय के साथ भारतीय नेताओं ने शिक्षा को राष्ट्रीय निर्माण का माध्यम माना। वे चाहते थे कि शिक्षा भारतीय संस्कृति से जुड़ी हो, भारतीय भाषाओं को महत्व दे, वैज्ञानिक सोच विकसित करे, स्वतंत्र सोच पैदा करे, देश के विकास में योगदान दे। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा का विचार जो है मजबूत हुआ। फिर आते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे पहला आता है प्राच्यवादी। प्राच्यवादी क्या होता है? भारतीय और एशियाई भाषाओं तथा परंपरागत ज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्वान। फिर आते हैं अंग्रेजीवादी। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी ज्ञान को शिक्षा में प्राथमिकता देने वाले लोग।
फिर आते हैं ओरिएंटलिस्ट। अब ये क्या होते हैं? प्राच्यवादी का अंग्रेजी रूप। ठीक है, जो प्राच्यवादी जो है उनका अंग्रेजी रूप ये है। फिर आता है पाठशाला, स्थानीय स्तर पर चलने वाला पारंपरिक विद्यालय, उसको पाठशाला कहते हैं। फिर आते हैं वुड्स डिस्पैच, 1854 में जारी संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज। ठीक है। फिर आता है मातृभाषा, वह भाषा जिससे व्यक्ति अपने घर और समाज में बचपन में सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो देश की आवश्यकताओं, संस्कृति और समाज से जुड़ी हो, उसे हम राष्ट्रीय शिक्षा कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।